नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, अब अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मोल कंसेप्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो ये कॉन्सेंट्रेशन। ज्यादातर आईआईटी ने क्वेश्चन यहां से पूछे हुए हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के दो पार्ट है, पहला तो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और दूसरा है इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन का मतलब है कि जैसे मुझे मोलारिटी दी हुई है उसे मुझे मोलालिटी में कन्वर्ट करना है, या मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है उससे मैं मोलालिटी में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं। ठीक, अब जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम बात कर रहे हैं ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? ट्रू सॉल्यूशन के लिए। अब ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more components, two or more components। अब देखिए होमोजीनियस मिक्सचर से क्या मतलब होता है? होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब ये होता है कि अगर जैसे मैं वाटर में इथाइल अल्कोहल मिक्स कर दूं तो ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और एक बार मिलाने के बाद हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। पूरी तरीके से अगर दो चीजें मिक्स हो जाएगी तो वो होमोजीनियस कहलाएगी और ट्रू सॉल्यूशन कैटेगरी में। अगर मैं दो चीजें ऐसे लूं कि जो पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता हो, यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता हो, ठीक है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन में आता है जो हमारे 12th का चैप्टर है, ठीक है ना। तो मतलब ये चीजें हैं कि जैसे सॉलिड और लिक्विड मिलाया, अगर पूरी तरीके से मिक्स हो गया तो ट्रू सॉल्यूशन बन गया, और पूरी तरीके से मिक्स नहीं हुए तो फिर कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, जो 12th में पढ़ेंगे। समझ बात? तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्रू सॉल्यूशन की। तो ये दोनों मिलकर पूरी तरीके से मिक्स हो जाएंगे। अगर आप शुगर को वाटर में मिक्स करो तो ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। ग्लूकोज अगर आप पानी में मिक्स करो तो ग्लूकोज प्लस वाटर, ग्लूकोज भी पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। यूरिया आप वाटर में मिक्स करो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ट्रू सॉल्यूशन यानी होमोजीनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन के यहां दो पार्ट अपन डिफाइन करते हैं। सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज सॉल्यूट एंड सेकेंड वन इज सॉल्वेंट। ठीक, अब जनरल डेफिनेशन तो इनकी ये है कि जिसको घोला जा रहा है वो सॉल्यूट है और जिसमें घोला जा रहा है वो सॉल्वेंट है। नॉर्मली हम वैसे ही पहचान सकते हैं, ग्लूकोज हमने घोला है पानी में तो वाटर इज एक्टिंग एज ए सॉल्वेंट एंड ग्लूकोज इज ए सॉल्यूट, ठीक है। लेकिन कई बार उसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है पहचानने में, तो उस केस में दो रूल है हमारे पास, हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। रूल नंबर 1 तो ये है, इफ यू आर मिक्सिंग सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड विद लिक्विड एंड लिक्विड इज फॉर्म्ड, जैसे आप ग्लूकोज को मिक्स करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं, तो बाद में अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या बनता है? लिक्विड। अगर आप सॉलिड और लिक्विड मिक्स करके लिक्विड बना रहे हो तो द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। समझ गए बात हो? जैसे एग्जांपल मैंने लिया ग्लूकोज जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, तो सॉलिड ग्लूकोज प्लस वाटर लिक्विड, अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो बाद में जो सॉल्यूशन बनेगा वो किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट। इसका मतलब सॉलिड कंपोनेंट को मैं क्या बोलूंगा? सॉल्यूट, और लिक्विड कंपोनेंट को क्या बोलूंगा मैं? सॉल्वेंट। ठीक, तो अगर दो डिफरेंट फेज में अपन मिक्स कर रहे हैं तो ऐसा होगा। लेकिन अगर हम दो लिक्विड को मिक्स करें तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ठीक है, तब जनरल रूल ये है कि जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में होगा
जो लिक्विड ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम क्या मानेंगे, सॉल्वेंट। ज्यादा क्वांटिटी का हमें ध्यान रखना है, ठीक। तो ये देखते हैं, पढ़ रहे हैं, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड, इफ बोथ कंपोनेंट्स आर लिक्विड, उस केस में क्या ध्यान रखना है हमें, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन larger quantity will be solvent। ये किस केस में है, जब दोनों ही जो है हम क्या ले रहे हैं, लिक्विड। जैसे फॉर द एग्जांपल, ऐसा क्वेश्चन एक बार जेई ने सॉल्यूशन कोलिगेटिव में पूछा था कि वाटर प्लस इथाइल अल्कोहल। सपोज मैं ये एक मोल लेता हूं, दोनों लिक्विड है, और ये 9 मोल लेता हूं। अब मुझसे पूछा जाए कि कौन सा सॉल्वेंट होगा, तो ज्यादा क्वांटिटी में इथाइल अल्कोहल पड़ा हुआ है, इथाइल अल्कोहल, तो इट विल बी सॉल्वेंट, और ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। सही। अगर मान लो मैं रिवर्स कर दूं इस डेटा में, C2H5OH के साथ वाटर ले रहे हैं, नाउ वाटर इज 9 मोल एंड इथाइल अल्कोहल इज 1 मोल, और दोनों लिक्विड है। तो ज्यादा क्वांटिटी में जो कंपोनेंट है वाटर, इसको मैं क्या बोलने लग जाऊंगा, सॉल्वेंट, और ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो ये चीज का हमें खास तौर से ध्यान रखना है कि दोनों लिक्विड होंगे तो ज्यादा क्वांटिटी वालों को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ये आवश्यक नहीं है कि वाटर ही सॉल्वेंट होगा हमेशा, इथाइल अल्कोहल भी सॉल्वेंट हो सकता है अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, ठीक। अब सॉल्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, सॉल्यूशन के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो कौन कौन सी है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब नाम से ये पता लग रहा है आपको, मोल फ्रैक्शन यानी कि फ्रैक्शन ऑफ मोल, यानी कि कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल। यानी हम ये कह सकते हैं इट इज रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट एंड टोटल मोल्स, टोटल मोल्स। यानी कि अगर मान लीजिए मेरे पास ए और बी दो कंपोनेंट है, इसके मोल N1 है, इसके मोल N2 है, तो सबसे पहला मेरा काम ये होगा कि मैं टोटल मोल्स निकाल लूं। टोटल मोल्स कितने आ गए, N1 प्लस N2। अच्छा, मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल X से। तो बहुत सिंपल है, अगर मोल फ्रैक्शन A का निकालना है तो क्या करें, इसके मोल अपॉन टोटल मोल, और मोल फ्रैक्शन अगर B का निकालना है तो इसके मोल N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है। तो इन वेरी जनरल वर्ड, XI अगर हम निकाल रहे हैं किसी का भी मोल फ्रैक्शन, तो मोल इसके अपॉन नीचे क्या कर दूं, मोल टोटल। बड़ा आसान हो गया, ठीक है। और ये एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल फ्रैक्शन, जो कि हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है ना भाई। टोटल मोल अगर 10 है तो ये 10 से तो कम ही होगा ना, जब तक कि प्योर ना हो। अगर कोई एक ही कंपोनेंट है, प्योर कंडीशन में ले लिया जाए, तो वो पूरा वही पड़ा होगा, तब मोल फ्रैक्शन 1 हो सकता है केवल एक ही कंडीशन में। लेकिन अगर मैं मिक्सचर की बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो वहां 2 कंपोनेंट होंगे, 2 या 2 से ज्यादा, तो मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से बड़ा या बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन यहां से आप ये देख सकते हो कि अगर मैं दोनों के मोल फ्रैक्शन को जोड़ दूं तो कितना आ जाने वाला है, 1। यानी कि XA प्लस XB, ये हमने लिखा इज इक्वल टू 1। यानी जितने भी मोल फ्रैक्शन होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उन सबका समेशन 1 होता है। जितने भी मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में, अगर आप उन सबको जोड़ दोगे तो सम कितना आना चाहिए, 1, ठीक। ये तो हो गया फ्रैक्शन। अगर मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मोल परसेंटेज आ जाएगी।
किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाती है? परसेंटेज। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। जो लिखा था हमने N1, यहां से M1 प्लस N2 M2 प्लस जितने भी उन सबका सम अपॉन टोटल मोल्स N1 प्लस N2 प्लस जितना भी है उनका सम। अब मैं इस फार्मूले को एक अलग तरीके से लिख रहा हूं। ये M एवरेज क्या है? एवरेज मोलर मास। ये फार्मूला अपन पढ़ चुके हैं। इस तरीके से फार्मूला होता है। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल्स को, और कैपिटल M मोलर मास को। ठीक, तो एवरेज मोलर मास निकालने के लिए मैं लिख सकता हूं ना N1 अपॉन N टोटल इंटू M1 प्लस N2 अपॉन N टोटल इंटू M2, और इन सब का सम। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 M1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट मोलर मास M2 प्लस इन सब का सम। तो M एवरेज निकालने का एक और मेरे पास तरीका आ गया इस तरीके से। ठीक, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब इस पे अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं एग्जांपल। हमसे बोला जाए कि 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड 54 ग्राम वाटर आर मिक्स्ड कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। अब ये बिल्कुल आसान है कि 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल, सबसे पहले मैं मोल में कन्वर्ट करूं। 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल यानी कितने मोल होने चाहिए? ये ग्राम में कितना है? 46 ग्राम। मोलर मास इसका 46 होता है। कितने मोल्स हो गए? ठीक, अब मैं वाटर की मोल्स निकालूं तो वाटर का मास है 54 ग्राम, मोलर मास इसका 18 ग्राम, तो कितने मोल हो गए? 1 मोल और 3 मोल हो गए। तो टोटल मोल्स कितने हुए? N टोटल, N टोटल हो गया 4, 1 प्लस 3। तो मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल कितना आ गया? इज इक्वल टू 1 आउट ऑफ 4। और अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं तो इसकी मोल परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 25%। बात समझ आ गई? यानी मोल फ्रैक्शन को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या चीज आ जाने वाली? मोल परसेंटेज। अगर मान लो मैं मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना चाहूं तो 3 मोल्स आउट ऑफ 4 मोल्स टोटल। ठीक है, और अगर मैं यहां से इसे 0.75 हो गया और इसकी मोल परसेंटेज पूछी जाए तो 100 से मल्टीप्लाई करके कितना लिख दूं मैं? 75। और अगर मैं दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कर दूं तो क्या आ जाने वाला है? यानी जितने भी मोल फ्रैक्शन है उन सब का सम कितना आने वाला है? समझ आ गई बात? अब दूसरी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम ले रहे हैं ये है मोलारिटी। मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और ये तरीका है कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बताने का। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो इट इज इक्वल टू number of moles of solutes, number of moles of solute per liter of solution। यानी कि पर 1 लीटर में, हर 1 लीटर में जितने सोल्यूट के मोल्स पड़े होंगे वही नंबर क्या कहलाता है? मोलारिटी। अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूं इसका तो कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं? स्मॉल n से। नीचे क्या चीज आने वाली है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मेरे पास फार्मूला आ गया कि कैपिटल M इज इक्वल टू N अपॉन V। सही है, और अगर N निकालना चाहूं तो N बराबर क्या हो गया? MV। N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मोल्स ऑफ सोल्यूट। और कैपिटल M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल M इज मोलारिटी। और कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है मुझे? इन लीटर।
ये चीज का ध्यान रखना, ठीक। तो यहां पे जो है ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। अब एक चीज और होती है मिलीमोल, जैसे मिलीलीटर आप जानते हो 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 लीटर। ऐसे ही हम डिफाइन कर रहे हैं कि 1 मिलीमोल कितना होगा, तो 1 मिलीमोल इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मोल। इसका मतलब 1 मोल कितना होने वाला है 1000 मिलीमोल्स, सही। अब आप ये देखना ध्यान से, मुझे मोल निकालने तो मुझे m इंटू वी करना पड़ेगा। m मतलब मोलारिटी और v यानी वॉल्यूम किसमें, लीटर में। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम को ml में ले लूं तो उस केस में ये चीज क्या आने वाली है, मिलीमोल्स। तो मैं यहां चेंज कर देता हूं कि n इज इक्वल टू m इंटू वी। अगर वॉल्यूम ml में हो तो फिर ये क्या आ जाएंगे, मिलीमोल्स। तो हो सकता है कई क्वेश्चन में अपन को मिलीमोल निकालने की जरूरत पड़ जाए। मिलीमोल निकालने तो इसे ml में रहने देंगे, ठीक है, और अगर मोल निकालने तो इसे लीटर में चेंज करके m से मल्टीप्लाई करते हैं। बिल्कुल आसान फार्मूला है, m इंटू वी इज इक्वल टू n मोल मोलारिटी v वॉल्यूम, ठीक। क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं, एग्जाम्पल 98 ग्राम H2SO4 is dissolved in 1500 ml solution. Calculate molarity. ठीक, तो दो चीजों की जरूरत है मुझे। कौन कौन सी चीजें, एक तो मोल सॉल्यूट के, सॉल्यूट कौन है, H2SO। मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। 98 मोलर मास होता है H2SO4 का, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड जेई में इस तरीके से दिया होता है, H1 सल्फर 32 ऑक्सीजन 16, तो जोड़ के लिख लेंगे ना अपनी इसकी हेल्प से। तो मोलर मास 98 है, तो डिवाइड करके कितने मोल्स आ गए। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है सॉल्यूशन का, 1500 ml। लेकिन हमें क्या करना है, इसे लीटर में चेंज करना है 1.5, तो एक ये चीज चाहिए, एक ये चीज। तो मोलारिटी इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू 1/1.5। और जब हम इसे लिखेंगे तो साइन में साथ में हम क्या लिख देते हैं, कैपिटल M। या फिर कई जगह आपको ऐसे भी दिख जाएगा 1.5 कैपिटल M मतलब मोलर। तो अगर मोलर बोल दे तो वो किसको स्टैंड करता है, कैपिटल M को। कैपिटल M किसको स्टैंड करती है, मोलारिटी को। अब यहां से ये चीज पूछी जा सकती है कि मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और नॉट, तो ये बताइए। तो ये हम कह सकते हैं स्टेटमेंट नोट डाल के कि मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। व्हाई इट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, बिकॉज वॉल्यूम टर्म इज कमिंग इनटू द फार्मूला। मोलारिटी में जो फार्मूले में V आ रहा है, V इज वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट। समझ गए बात में। तो टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट है, इसलिए ये भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट टर्म होगी, ठीक। केस इफ 2 or more acid solution, 2 or more solutions are mixed, 2 or more solutions are mixed। लेकिन ध्यान रहे हम ये उस केस में कर रहे हैं when they contain same type of solute of solute and solvent। यानी आगे जो मैं फॉर्मूला लिखने वाला हूं ये तभी वैलिड है जब हमने एक जैसे दो सॉल्यूशन बनाए हुए हैं। यानी जैसे मैंने HCl को वाटर में मिक्स करा हुआ है और दूसरी जगह भी HCl को वाटर में मिक्स किया हुआ है। लेकिन अगर मैं HCl को अगर मान लो एक सॉल्यूशन अलग बना लूं और H2SO4 मिला दूं तो उसके लिए होल्ड नहीं करता जो रिलेशन में लिखने वाला हूं, ठीक। तो हम क्या रिलेशन लिखने वाले हैं कि अगर मान लो A और B दो सॉल्यूशन मिक्स कराएं
और इनको मिला के हमने फाइनल सॉल्यूशन बना लिया। ठीक, अगर मान लीजिए इसमें मोल N1 है और वॉल्यूम इसका V1 है, इसके मोल N2 है, वॉल्यूम इसका V2 है, इसकी मोलारिटी M1 क्या हो जाएगी, N1 अपॉन V1, इसकी मोलारिटी क्या हो जाएगी, M2 इज इक्वल टू N2 अपॉन, सही है। अच्छा, इसमें टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके टोटल मोल्स हो जाएंगे इज इक्वल टू N1 प्लस N2। बोलिए, मोल जुड़ेंगे ना सीधा ही, दो सॉल्यूशन मिक्स कर रहे हैं तो N1 प्लस N2 जुड़ जाएगा। वॉल्यूम टोटल क्या होगा इसका, वॉल्यूम टोटल होगा V1 प्लस V2। अब आप ये देखिए कि यहां से अगर मुझे मोलारिटी फाइनल निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, N टोटल अपॉन क्या करना पड़ेगा, V टोटल, सही है। N टोटल की जगह मैं क्या लिख दूं, N1 प्लस N2, और यहां V टोटल ऐसे ही रहने देता हूं। ठीक है, अब आप यहां से देखना, N1 को मैं क्या लिख सकता हूं, M1 V1, और N2 को क्या लिख सकता हूं, M2 V2। अगर मैं इनको यहां पुट कर दूं तो M रिजल्टेंट क्या आ जाने वाला है, बराबर M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, V टोटल। V टोटल क्या लिख सकता हूं, V1 प्लस। तो अगर हम दो एक जैसे सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, किसको मालूम करने के लिए, रिजल्टेंट मोलारिटी, यानी कि फाइनल मोलारिटी को मालूम करने के लिए। ठीक, अब अगर मान लो यहां से एक दो से ज्यादा कंपोनेंट होते तो मैं इसको जनरलाइज कर दूं, M रिजल्टेंट बराबर M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस जितने भी हैं उन सबका सम अपॉन V1 प्लस V2 जितने भी हैं उन सबका सम। समझ गए बात को? तो इसे हम लगा सकते हैं इक्वल सॉल्यूशंस के लिए। इस पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 200 ml of 0.2 molar H2SO4 is mixed with 300 ml of 0.3 molar H2SO4. Calculate molarity of mixture. Calculate molarity of mixture. अब इस केस में मैं सीधा ही कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? अगर ये वाला V1 है तो ये M1 है, मैं किस फॉर्मूले का यूज कर दूं, M1 V1 प्लस M2 V2, दो ही कंपोनेंट है, बराबर M टोटल या M रिजल्टेंट V1 प्लस V2। सही है। अगर मैं वॉल्यूम ml में रख रहा हूं इधर, तो इधर भी किस में रखूंगा, ml। अगर ये लीटर होगा तो ये भी क्या होगा, लीटर। M1 कितना रखूं, 0.2, V1 200, M2 0.3, V2 300। निकालना क्या है, MR। V1 200, V2 300। निकाल लेंगे सॉल्व करके, बताइए क्या आएगा आंसर। MR इज इक्वल टू 40 प्लस 90 130 अपॉन 500। ठीक, अब क्वेश्चन को देखना आप। मान लो मैं क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूं, 200 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl इज मिक्स्ड विद 300 ml ऑफ 0.3 मोलर H2SO4। इस केस में क्या वो रिजल्टेंट मोलारिटी पूछ सकता है? नहीं, क्योंकि मैंने उधर लिखा है कि ये फार्मूला तभी वैलिड होता है जब एक जैसे दो सॉल्यूशन मिक्स किए जाए। अगर हम दो अलग अलग सॉल्यूशन मिक्स कर लेंगे तो फार्मूला वैलिड नहीं होगा। इस केस में वो ये चीज नहीं पूछ सकता। वो क्या पूछेगा कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन मिक्सचर। रिजल्टेंट मोलारिटी नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, H प्लस आयन। अब देखिए इसको किस तरीके से करें।
एक अपने पास बहुत अच्छा अप्रोच है, वॉल्यूम को सीधा मल्टीप्लाई कर दे मोलारिटी से। वॉल्यूम अगर ml में है, मैं उसे सीधा मल्टीप्लाई कर दूं मोलारिटी से, तो ये मिलीमोल्स आ जाएंगे, सही ना। तो अब आप यहीं से देख के, डेटा देख के बता सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना जाएगा 40। तो HCl के मिलीमोल कितने आ गए 40 मिलीमोल, सही है। HCl टूटेगा तो क्या देगा H प्लस प्लस Cl माइनस, स्टोइकोमेट्री 1 की है, तो 40 से ये कितना मिलने वाला है 40। H प्लस मुझे मिल गया 40 किससे HCl से। अब अपन बात करें H2SO4 की। H2SO4 के कितने मिलीमोल होंगे 90, बोलो। अरे भाई सीधा मल्टीप्लाई करना है ना, इसमें कहाँ इतना कोई रॉकेट साइंस थोड़ा लगाना है, ठीक है ना भाई। तुम अगर इसमें भी दिक्कत आए 0.3 इंटू 300, तो यहां से अगर हम वॉल्यूम इसका मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम ml इंटू मोलारिटी बराबर 300 इंटू 0.3 बराबर 90, ये क्या आ जाएंगे मिलीमोल, किसके मिलीमोल ऑफ H2SO4। अब H2SO4 के मॉलिक्यूल को अगर मैं पूरा तोड़ दूं वाटर में, 2H प्लस SO4, एक से कितना मिलता है 2, हर मॉलिक्यूल से 2H प्लस मिलेंगे, तो 90 से कितना मिलने वाला है इज इक्वल टू 180। अब आपको दोनों से मिलने वाले H प्लस दिखाई दे रहे हैं, इससे कितने मिल रहे हैं 40, उससे कितने मिल रहे हैं। तो बताइए टोटल H प्लस कितना हो गया मेरे पास, टोटल H प्लस 40 प्लस 90 सॉरी 180 मिलीमोल, यानी कि 220 मिलीमोल। मिलीमोल को हम ऐसे लिखते हैं m मोल। अब वॉल्यूम में किस में लिखूं, वॉल्यूम ml में कितना हो जाएगा 500 ml, ठीक। मुझे क्या निकालनी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मोलारिटी H प्लस। जो ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं अपन, वो किसको रिप्रेजेंट करता है मोलारिटी को, कॉन्सेंट्रेशन को। वैसे तो जनरल वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन, पर ब्रैकेट किसको करता है रिप्रेजेंट मोलारिटी। तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए ना, मोल H प्लस अपॉन वॉल्यूम। अब इस फार्मूले में देखना, अगर मैं ऊपर मोल रखूंगा तो नीचे मुझे वॉल्यूम लीटर में रखना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर मिलीमोल रखता हूं तो नीचे मुझे वॉल्यूम किस में रखना पड़ेगा मिलीलीटर में, ताकि कैंसिल आउट हो जाए। हम कौन से अप्रोच से सोल्व कर रहे हैं मिलीमोल से, तो वॉल्यूम किस में निकालें मिलीलीटर में। तो मिलीमोल कितने आ गए H प्लस के इज इक्वल टू 220 और सीधा वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं 500। तो इस क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकता है आपसे कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन द मिक्सचर। और आगे ये चीज आयनिक में काम आ जाएगी कि अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिए तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं pH, ठीक, नॉर्मलिटी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सीधा हम ये मोल वाला अप्रोच हो जाएगा। दो अप्रोच है वहाँ क्वेश्चन सोल्व करने के, इक्विवेलेंट और मोल। मोल मतलब मोलारिटी से सोल्व करेंगे और इक्विवेलेंट यानी नॉर्मलिटी से सोल्व करेंगे। तो दे आर टू डिफरेंट अप्रोच। Yes, if a solution is diluted with water, अब देखिए अगर हम किसी चीज को डाइल्यूट करते जा रहे हैं वाटर मिलाकर, तो डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। दोनों अलग अलग वर्ड है ना, एक सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा, और डाइल्यूट होता जाएगा तो उसमें हम पानी मिलाते जा रहे हैं एक तरह से, ठीक। तो इस केस में मैं कह सकता हूं कि अगर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन, या मैं इसको C लिखूं या कैपिटल M लिखूं, C मतलब कॉन्सेंट्रेशन, N/V होती है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, इसे हम बोलेंगे डाइल्यूशन एक तरह से, ठीक है ना। अब डाइल्यूशन के दौरान अगर हम बात करें कि सॉल्यूट के मोल्स का क्या होगा, क्या सॉल्यूट के मोल चेंज होंगे? नहीं, ठीक है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं करने वाला है, ठीक।
इसका मतलब इनिशियल सोल्यूट इज इक्वल टू एन सोल्यूट फाइनल। भाई पानी मिलाने से, मान लो आपने ग्लूकोज का सॉल्यूशन तैयार करा हुआ है, आप उसमें पानी मिलाते जाओ तो ग्लूकोज का अमाउंट थोड़े बदलेगा। तो शुरू में जितने मोल हैं डाइल्यूशन के बाद भी उतने मोल रहेंगे। तो मैं इनिशियल इसे लिख दूं M1V1 और फाइनल लिख दूं मैं इसे M2V2। तो हम सीधा M1V1 M2V2 लगा के निकाल सकते हैं। क्वेश्चन कैसे होगा? एग्जाम्पल, 200 ml of 0.2 molar H2SO4 solution is diluted with water so that its concentration becomes 0.05 molar. Calculate volume of water added। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को तो हमें यहीं से आंसर पता लग जाएगा। बताइए, सॉल्व करने के पहले ये हो जाएगा आंसर 600 ml, बिल्कुल सही, ठीक ना। अभी कैसे हुआ है ये देख लेते हैं, यही लिख देता हूं मैं। हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। बताइए इनिशियल मोलारिटी क्या है? 0.2। इनिशियल वॉल्यूम क्या है? 200 ml, ठीक। फाइनल मोलारिटी कितनी हो जानी चाहिए? 0.05। तो मैं V2 निकाल सकता हूं। V2 कितना आ जाएगा? 800 ml फाइनल। हमने स्टार्टिंग कहां से की थी? 200 से। कहां तक पहुंच गए? 800 पे। इसका मतलब वाटर एडिशन किया है। और वाटर कितना एडिशन किया है? वाटर इज इक्वल टू फाइनल 800 माइनस इनिशियल। तो वाटर कितना हमने ऐड किया है? 600। समझ गए बात? तो वाटर का वॉल्यूम निकाला जा सकता है जिसको डाइल्यूट करके हमने नई कॉन्सेंट्रेशन बनाई। M1V1 इज इक्वल टू M2। इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम। Calculate volume of 0.2 molar NaOH which is required for complete neutralization of 300 ml of 0.1 molar H2SO4 सॉल्यूशन। अब देखिए, मोल के क्वेश्चन करने के पहले, मोल के क्वेश्चन डिफिकल्ट कैसे हो सकते हैं? अगर वो रिएक्शन आ रही है वहां पर, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम दो चीजों को जिनको मिला रहे हैं, हमें ये सोचना है कि डू दे रिएक्ट विद ईच अदर। वी आर मिक्सिंग NaOH विद H2SO4। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये आपस में रिएक्ट करेंगे? क्यों? दिस इज ए बेस वाइल दिस इज एसिड। एसिड और बेस मिलाया जाए तो एक दूसरे को खत्म करते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक। अब मैंने यहां वर्ड लिखा है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यहां पे ये रिएक्शन भी हो सकती है कि NaOH प्लस H2SO4 मिलकर क्या बनाने लग जाए? NaHSO4। हमें इस रिएक्शन को कंसिडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं कंप्लीट लिख चुका हूं। तो कंप्लीट का मतलब क्या होगा? यहां से क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2, यानी इसके दोनों H प्लस रिप्लेस हो जाएंगे। किसके साथ चले जाएंगे? OH माइनस के साथ। और H प्लस की जगह क्या आ जाएगा? Na प्लस। अब रिएक्शन लिखने के बाद अगला काम हमारा क्या है? बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग करें हम तो ये हिट एंड ट्रायल से बैलेंसिंग हो जाएगी। 2NaOH प्लस H2SO4 से Na2SO4 प्लस 2H2। सही है? ये लिखने के बाद अगला काम हमारा क्या है? मोल मोल एनालिसिस।
मोल मोलराइसिस कैसे लिखते हैं, इसके मोल अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, ठीक, बराबर इसके मोल अपॉन इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, सही। अब मोल की जगह मैं मोलाइटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं ना, m1v1 अपॉन 2 इज इक्वल टू m2v2 अपॉन 1। ये किसके लिए है, NaOH के लिए, और ये किसके लिए है, H2। अब आप इनमें मुझे बता दो कौन कौन सा डेटा दिया हुआ है। वॉल्यूम पूछा है NaOH का, तो ये चीज पूछिए। m1 कितना दिया है 0. m2 कितना दिया हुआ है H2SO4 का 0.1, और वॉल्यूम H2SO4 का इज इक्वल टू 300। तो 300 यहां रखकर निकाल लेंगे वॉल्यूम आसानी से। किस में आएगा, लीटर में या ml में, ml में। क्यों आएगा, क्योंकि हम इधर भी किस में रखने हैं, अगर लीटर में रखेंगे तो लीटर में आंसर आएगा, समझ गए। कॉन्सेंट्रेशन की पढ़ रहे हैं, ये है मोलालिटी। मोलालिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है, और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होती है। क्यों होती है ये भी समझ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान दें, डेफिनेशन कंपेयर करते हैं। मोलारिटी की डेफिनेशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आ रहा था, इधर क्या आ रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहां क्या आ रहा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये फर्क है दोनों में, यानी स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपॉन नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वहां क्या आता था, लीटर आता था सॉल्यूशन का वॉल्यूम, यहां वेट आ रहा है। तो इस चीज के लिए मैं कह सकता हूं कि इट इज मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ओवर टेम्परेचर। क्यों, जो भी कॉन्सेंट्रेशन की टर्म ऐसी है जिनमें वॉल्यूम आता होगा वो हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, लेकिन जो भी ऐसी है जिनमें वॉल्यूम नहीं आता होगा, मास आता होगा केवल, तो मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट डज नॉट डिपेंड ओवर द टेम्परेचर। तो मोलालिटी आई इसलिए है, मोलालिटी लाने की वजह यही है कि अगर जैसे मान लो आप किसी भी चीज को, सॉल्यूशन को तैयार करो लेबोरेटरी में, ठीक है, अब अगर आप उसको ठंडे से गर्म में ले गए तो उसकी मोलालिटी चेंज होने वाली है। लेकिन अगर आपने उस सॉल्यूशन की मोलालिटी कैलकुलेट कर ली तो आप उसे कहीं भी ले जाओ दुनिया किसी कोने में, वो सॉल्यूशन स्टैंडर्ड वही रहेगा। समझ के बात हो, तो ये एडवांटेज है मोलालिटी का। अब इसका फार्मूला मैं लिख दूं कि स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन w। तो n बराबर क्या हो गया, m इंटू डब्ल्यू। m क्या है, मोलालिटी, और w क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक, क्वेश्चन कैसे होता है इस पे, क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल, क्वेश्चन ये हुआ कि 120 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व विद 500 ग्राम वाटर। कैलकुलेट मोलालिटी। अब देखो, सबसे पहला काम तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा। तो बताइए सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। सॉल्यूट कौन सा है, यूरिया, और सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। अब मुझे इन दोनों के लिए इसका तो मोल निकालना है। यूरिया कितना है, 120, तो इसके मोल क्या हो जाएंगे, 120 अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास यूरिया का कितना होता है, 60। फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ठीक, तो यूरिया के फार्मूले से मोलर मास इसका 60 हुआ,
तो 120/60 कितने मोल्स हो गए? 2। अब 2 मोल के बाद सॉल्वेंट वाटर मैंने कितना लिया है? 500 ग्राम। किस में चेंज करूं? केजी में। 0.5 केजी। अब मुझे सिर्फ किस चीज से मतलब है? मुझे एक तो इससे मतलब है और एक इससे मतलब। बताइए मोलालिटी क्या हो गई? मोलालिटी इज इक्वल टू 2/0.5 बराबर 4। अब 4 के साथ हम साइन क्या लगा देते हैं? स्मॉल m। अगर किसी नंबर के साथ कैपिटल M लगा हुआ है तो मोलारिटी होगा, और स्मॉल m लगा हुआ है तो क्या होगा? मोलारिटी। या फिर वो इसको ऐसे भी लिख सकता है 4 मोलल। ध्यान दें, अगर मोलर लिख दूंगा पीछे R आ जाएगा तो कैपिटल M हो गया, और मोलर लिख दूंगा L आ गया तो वो मोलारिटी। तो ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को अपन एक अलग तरीके से कर रहे हैं। यहां तो मैंने दोनों को अलग अलग लाके घोला है। 120 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम वाटर। अब मैं इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से कर रहा हूं। एग्जाम्पल, 120 ग्राम यूरिया इज dissolved in 500 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। और अब हमसे पूछ ले व्हाट इज मोलालिटी। चलिए, अब यहां सावधानी रखनी है अपन। सावधानी क्या है कि मेरे पास 2 कंपोनेंट होते हैं और उनके समीशन से ऐड करके हम क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन। अब की बारी सॉल्वेंट नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है? आपकी बारी सॉल्यूशन। सॉल्यूट इसने कितना दिया? 120 ग्राम। सॉल्वेंट नहीं दे रहा है, ये सॉल्यूशन दे रहा है कितना? 500 ग्राम। तो सॉल्वेंट दिखाई दे रहा है कितना होना चाहिए? बोलो, 380 ग्राम। इसका मतलब केजी में कितना होगा? 0.380 केजी। ठीक, और इसके मोल कितने हो गए? 2। अब मुझे मतलब किन 2 चीजों से है? एक तो मुझे इससे मतलब है और एक इससे। तो अगर यहां पे मोलालिटी निकाली जाएगी तो मोलालिटी क्या होगी? 2/0.380। तो दोनों क्वेश्चन का फर्क समझ गया? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट वाला क्वेश्चन है ये, और ये सॉल्यूट ऑलरेडी डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन वाला प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करके क्या निकालना पड़ेगा? सॉल्वेंट। अगला हम देख रहे हैं इंटर कन्वर्जन बिटवीन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और ये मोल कंसेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोल कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो हमारे 12 के सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चैप्टर में काम आती है। ठीक, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया मोल में, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ही हो गया। जे कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है इसके ऊपर कि मोलारिटी से मोलालिटी में चेंज कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं कि इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। इंटर कन्वर्जन के फार्मूले भी होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सीधा फार्मूला याद करने की बजाय ये तरीका आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगेगा। तो आपको किसी फार्मूले को याद करने में नहीं करना है टाइम वेस्ट अपना, और जो तरीका मैं बता रहा हूं सीधा उसी से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड करें। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसमें, डेंसिटी ऑफ 2 मोलर CH3COOH aqueous solution is 1.2 gram per ml. Calculate its मोलालिटी, और बी पार्ट में पूछ रहा हूं इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड। मैंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मोलालिटी दी हुई है इसकी। क्या पूछ रहा हूं मैं? पहले पार्ट में मोलालिटी, और क्या दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा हूं? मोल फ्रैक्शन।
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इंटर कन्वर्जन का, ठीक है ना, जैसे मोलारिटी से मोलारिटी, जहां वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व होगी, वॉल्यूम से मास में चेंज करना होगा, तो डेंसिटी देगा क्वेश्चन, और मोस्ट प्रोबेबली किसकी देगा डेंसिटी? सॉल्यूशन की, ठीक है ना। सॉल्वेंट भी दे सकता है, पर ऐसे क्वेश्चंस कम है। 99% आप क्वेश्चन देखोगे तो उनमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ही गिवन होता है, ठीक। तो अब हम इससे चेंज करेंगे मोलालिटी में और मोल फ्रैक्शन में। जो क्वेश्चन में गिवन है वो पॉइंट लिख लेते हैं। क्वेश्चन में डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, मोलालिटी दी हुई है, दो चीजें हमारे पास, ठीक। तो मैं सबसे पहले लिख रहा हूं कि गिवन क्या क्या है। गिवन है मोलारिटी कितनी है, इज इक्वल टू 2 कैपिटल है, और साथ में मुझे डेंसिटी सॉल्यूशन की दे दी है, इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर ml। सही। अब हम यहां से इसको स्टडी करना चालू करते हैं। इस मोलारिटी को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 मोल पर लीटर लिख सकता हूं। मोलारिटी की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। हमने क्या लिखा था? N/V, ठीक है ना। 2 मोल पर लीटर को मैं क्या लिख सकता हूं? यानी 2 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हो गया? 2/1 कर दूंगा तो मोलारिटी आ गई, ठीक। इसको स्टडी करने के बाद सॉल्यूट कौन सा है मेरे पास? क्वेश्चन में एसिटिक एसिड लिखा है मैंने, तो 2 मोल हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक, इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सही है। अब मैं इस 2 मोल को कन्वर्ट कर रहा हूं। एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है? 60। 1 मोल का मास 60 है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? मास CH3COOH इज इक्वल टू 2 इंटू 60, कितना ग्राम हो गया? 120 ग्राम। सही है। किसका मास आ गया? सॉल्यूट का। 1 लीटर सॉल्यूशन यानी कितना ml? 1000 ml। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम पता है मुझे और डेंसिटी गिवन है, तो मैं डेंसिटी लिख दूं इसकी 1.2 ग्राम पर ml। और डेंसिटी क्या होती है? वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम, जो भी बोलते हैं अपन। तो मास सॉल्यूशन का क्या आएगा बताओ? इसको m लिख देता हूं मैं। m सॉल्यूशन बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। v किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूशन का। और d किसकी डेंसिटी है? सॉल्यूशन। ये ध्यान से देखना है क्वेश्चन में। वॉल्यूम कितना रखा मैंने? 1000 ml। डेंसिटी कितनी है? 1.2 ग्राम पर ml। ml से ml कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ गया ये? 1200 ग्राम। अब आप ये देखो, सॉल्यूट में निकाल चुका हूं, इधर आ जाते हैं अपन। सॉल्यूट में निकाल चुका हूं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन। बताइए सॉल्वेंट किसको बोल रहे हैं अपन? सॉल्वेंट किसको बोल रहे हैं हम? वाटर को, क्योंकि एक्वस लिखा हुआ है ना यहाँ। एक्वस का मतलब ये सॉल्यूशन किस में तैयार किया गया है? पानी के साथ। तो ये सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और सॉल्यूट कौन है? CH3COOH। इसका मास कितना निकाला मैंने? 120 ग्राम। इसका मास कितना निकाला सॉल्यूशन का? 1200 ग्राम। तो वाटर का मास निकाल लोगे? इसमें से माइनस कर दूं या? कितना मास आ गया? 1080 ग्राम। केजी में लिख लो इसे, 1000 से डिवाइड करके 1.08 kg। और इसके मोल निकाल लो वाटर के। मास अपॉन मोलर मास कितना होता है? मोलर मास इसका वाटर का 18। कितने मोल आ जाएंगे ये? 60। ठीक। अब अपन ध्यान से देखते हैं, पहले पार्ट में मुझे क्या पूछा गया है? पहले पार्ट में है मोलारिटी, सॉरी मोलालिटी। किन 2 चीजों की जरूरत पड़ती है इसके लिए? मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। और मोल किसके लेने हैं? CH3। बताइए कितने मोल्स हमने माने हैं एसिटिक एसिड के? 2 मोल। और वाटर का वेट केजी में 1.08। और यूनिट इसके साथ क्या लगा दूंगा?
स्मॉलर। क्या चीज आ गई? मोलालिटी। दूसरी चीज, मोल फ्रैक्शन निकालना है मुझे किसका? CH3COH का। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? इसके मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल में दो चीजें हैं, एक तो एसिटिक एसिड और एक वाटर। बताइए एसिटिक एसिड कितने मोल माना है मैंने? 2। इधर एसिटिक एसिड 2 और वाटर कितने हैं? 60। कितना आंसर आ गया? 1/31। एक बार और समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे डेंसिटी दे दी सॉल्यूशन की और मोलारिटी दे दी, पूछा है मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी। इधर स्टार्टिंग करते हैं हम। गिवन हमें मोलारिटी दी हुई है 2 मोलर। 2 मोलर का मतलब मैं लिख सकता हूं 2 मोल पर लीटर, यानी मैं कह सकता हूं कि 2 मोल सोल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। सोल्यूट कौन है? एसिटिक एसिड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 2 मोल एसिटिक एसिड मतलब 120 ग्राम। 1 लीटर सॉल्यूशन यानी 1000 ml एंड डेंसिटी इज गिवन, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना आ गया? 1200 ग्राम। सॉल्यूशन 1200 ग्राम है, सोल्यूट उसमें 120 ग्राम है, तो बचा हुआ सॉल्वेंट वाटर कितना होगा? 1080 ग्राम। केजी में कितना हो गया? 120। अब मुझे मोलालिटी निकालने के लिए यहां से मैं मार्क करके आगे बढ़ूं कि मैंने ये 2 मोल तो मान ही लिए। अब मोलालिटी निकालने के लिए मैं जो यहां आ गया तो मुझे इसी डेटा की जरूरत है ना, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन में आगे बढ़ना है, मोलालिटी समझ आ गया ना, मोल सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ वाटर इन केजी। और अगर मुझे मोल फ्रैक्शन पे जाना है तो मुझे सबके मोल पता होने चाहिए। इसके मोल कितने हैं? इसके मोल तो हो गए 2 और इसके मोल डिवाइड बाय मोलर मास 1860, तो टोटल मोल कितने हो गए? चाहो तो आप यहीं लिख लो, एन टोटल बराबर 2 + 60। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं किसी का भी? उसके मोल अपॉन टोटल मोल, 2/62। तो इसी तरीके से हम इंटर कन्वर्जन करेंगे। मोलालिटी से मोलारिटी में चेंज कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना? इस तरह के क्वेश्चन करेंगे हम।